असुविधा दे मंच नाल जुड़े हुए सारे दोस्तां दा असुविधा ਵੱਲੋਂ स्वागत है। जिवें कि तुसी सारे जानदे ही हो कि अज साडे नाल सपना चामड़िया जी गलबात करन लई हाज़र होए ने। इस तो पहलां कि मैं उन्हां नूं स्क्रीन ते तुहाडे रूबरू करां कुछ गल्लां असुविधा बारे कि ਜਦੋਂ मैं ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ कि इस मंच ਦਾ नाम असुविधा किवें पिया ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਸਪਨਾ ਚਾਮੜੀਆ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਟੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹ ਖਿੰਡਰੀ ਹੋਈ ਮਿਲੂਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾਪੂਰਨ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਪਨਾ ਚਾਮੜੀਆ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਮੰਚ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਢ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਮਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਉ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦਮਿਤ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਮੰਚ ਸਪਨਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੰਦ ਜੁੜਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੁੜਨਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। एक तो मुझे लगता है कि ये जो असुविधा का मंच है इसका टैगलाइन होना चाहिए, हमें असुविधा के लिए कोई खेद नहीं है, क्योंकि ये असुविधा देने के लिए ही हमने शुरू किया है और असुविधा देनी पड़ेगी। तो जो विषय आज हम लोगों ने चुना है बात करने के लिए, इस पे मैं थोड़ी सी बात रखूंगी और मैं एक बात आपको साफ तौर पे ये बताना चाहती हूँ कि मैं लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ और कोई स्त्री विमर्श की कोई कोर्स की तरह मैंने पढ़ाई नहीं की है। पढ़ते हुए और पढ़ाते समय कविताओं को या किसी भी रचना को जो दिक्कत मुझे महसूस हुई, जो परेशानियां मैंने समझी और जो मेरे स्टूडेंट्स ने कुछ सवाल उठाए, उसी से मेरे जहन में ये बात आई कि रचनाएं जो दिखती हैं कि वो स्त्री केंद्रित हैं, पर उनका जो ढांचा होता है वो बड़ा पितृसत्तात्मक होता है। तो इसलिए मैंने इस पर बात रखने की अपनी ज़रूरत महसूस की। स्त्री केंद्रित रचनाओं से मेरा मतलब है जिसके केंद्र में स्त्री हो और वो इसके कई रूप हो सकते हैं, जैसे वो पत्नी के रूप में हो, प्रेमिका के रूप में हो, दोस्त के रूप में हो, प्रकृति के रूप में हो, स्त्री का अपना प्रेम हो, रिश्तों के दायरे में हो, जैसे माँ हो, बहन हो या और भी कोई रिश्ता, श्रमिक हो सकती है। और साथ ही साथ जो एक और मुद्दा उठता है इसके साथ, वो है कि स्त्रियों का जो दलन और शोषण होता है उसको केंद्र में रखकर रचनाएं लिखी जाएं।
साथ इसके साथ बहुत सारे पहलू जुड़े हुए हैं। उसकी सुंदरता है, उसकी यौनिकता है, उसका श्रम है, उसका दमन है, उसका शोषण है। तो इनमें से कोई भी आधार स्त्री केंद्रित रचना का आधार हो सकता है और यहाँ से हम अपनी बात शुरू कर सकते हैं। मैं ये कोशिश करूंगी कि कोई थियरी आपको न देते हुए, जो कि आप मुझे लगता है मुझसे बेहतर जानते होंगे और आप पढ़ भी सकते हैं, और असुविधा के मंच पे आपने कई फेमिनिस्ट महिलाओं को सुना है। तो मैं टेक्स्ट के साथ, मैं उदाहरण के साथ अपनी बात रखने की आपके सामने कोशिश करूंगी। और उदाहरण के लिए मेरे पास बहुत सारी कविताएं हैं, मैं उनको पढ़ूंगी और फिर उनकी संरचना पर बात करते हुए हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। पितृसत्ता के ढांचे पर अगर मैं 2 लाइन बोलना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पितृसत्ता का ढांचा जो होता है वो एक पैटर्न है, एक डिजाइन किया गया पैटर्न है, जिसको बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया है, क्योंकि उसका उद्देश्य ही यही है कि किस तरह से स्त्री को दोयम दर्जे में रखा जा सके। ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की पर आपने उमा चक्रवर्ती जी को पढ़ा और सुना होगा। तो वो बताती हैं कि किस तरह से ऐसा होता है कि उस ढांचे में रहते रहते हमें ये स्वाभाविक लगने लगता है और लगता है कि जैसे ये ढांचा हमारे लिए ही बना हुआ है और इसमें हमें सच में कोई असुविधा महसूस नहीं करती, बल्कि हम उसके कैरियर बन जाते हैं, हम उसको आगे ले जाने का काम भी कई बार करने लग जाते हैं। तो जबकि ये बिल्कुल बनाया हुआ, निर्मित किया हुआ ढांचा है, और जब हम पहली क्लास में इसको पढ़ाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो चीज हम बताते हैं वो यही बताते हैं कि सेक्स और जेंडर में अंतर क्या होता है। तो जेंडर निर्मिति है, जेंडर की पूरी जो संरचना है वो निर्मिति है। जैसे कि मर्द को दर्द नहीं होता, ये बात जब हम कहते हैं तो ये पूरा निर्मित किया हुआ संसार है कि उसे दर्द नहीं होता, उसे दर्द होता है और बहुत ज्यादा दर्द होता है और हर तरह का दर्द होता है। तो इस निर्मिति से हमको टकराना है, इस निर्मिति को ही देखते हुए हमें अपनी बात आगे रखनी है। दूसरी बात ये कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, समझ लिया और हम पितृसत्ता के ढांचे को तोड़ रहे हैं, ऐसा हमें महसूस होता है। लेकिन होता ये है कि ये ढांचा हमारे अवचेतन में, सबकॉन्शियस में जमा रहता है और हमारी रचनाओं में कभी भाषा के माध्यम से, कभी किसी और चीज के माध्यम से, कभी पूरे स्ट्रक्चर के माध्यम से, कई बार उदाहरण के तौर पर, उपमान के तौर पर बिल्कुल सामने आता है, वो हमारे अवचेतन में रहता है। तो इसलिए हमको इस पर इस ढंग से भी बात करनी है कि जो रचनाएं दिखती हैं कि वो स्त्री केंद्रित हैं, क्या वो सच में स्त्री केंद्रित हैं, इसको समझने की जरूरत है। 2007 में एक किताब आई थी, इंग्लिश फिलोसोफर हैं एक मिरांडा फिकर, और उनकी एक किताब है एपिस्टेमिक इनजस्टिस। तो वो कहती हैं इस किताब में कि जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनका दमन और शोषण हुआ है, कई बार वो इस दमन और शोषण को न समझ पाते हैं और न अभिव्यक्त कर पाते हैं। और इसका कारण ये होता है कि इतिहास में ज्ञान के जितने भी टूल हैं, जितनी भी तरीके हैं ज्ञान के, जैसे मान लीजिए पत्रकारिता है, साहित्य है, संगीत है और बहुत सारी चीजें, जो अनुशासन है, जो डिसिप्लिन है ज्ञान के, उसमें कभी भी उन्हें शामिल ही नहीं किया गया है। आदिवासियों को भी नहीं किया गया है मुख्य धारा में, और स्त्रियों को भी नहीं किया गया है, और कई बार दलितों को भी नहीं किया गया है। तो उनको शामिल जब नहीं किया गया है तो वो अभिव्यक्ति सामने आ ही नहीं पाती है कि उन लोगों ने क्या महसूस किया, क्या समझा, और कई बार वो महसूस ही नहीं कर पाती है। बल्कि वो एक घटना बताती हैं अपनी किताब में कि एक महिला साइंटिस्ट ने अपनी नौकरी छोड़ दी क्योंकि वो लिफ्ट में थी और एक उनके सहकर्मी ने उनके साथ लिफ्ट के भीतर जबरदस्ती की, और वो ये बात कई सालों तक समझ नहीं पाई कि ये सेक्सुअल हरासमेंट है। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और जब उन्होंने सरकार से, वहाँ की सरकार से ये कहा कि आप मुझे बेरोजगारी भत्ता दीजिए, और सरकार ने पूछा कि क्यों चाहिए आपको, आपने नौकरी क्यों छोड़ी, तो वो महिला यही नहीं समझा पाई कि उनके साथ उस लिफ्ट में क्या हुआ था और उसको वो क्या नाम दे। ये उनकी समझ से बाहर की चीज थी। ये सुनने में आज अजीब लग सकता है, लेकिन ये 2007 में आई हुई किताब का मैं आपको जिक्र करके बता रही हूँ।
तो ये समझने की जरूरत है कि नॉलेज के जितने भी ढांचे हैं, जितने डिसिप्लिन के जितने भी तरीके हैं, वो मर्दवादी ढांचे हैं, उनको इसी तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है और साहित्य भी इसी में आता है। कई बार उसकी भाषा जो होती है साहित्य की और जो संरचना होती है पूरी तरह से पितृसत्तात्मक होती है, और कई बार ऐसा होता है कि उस ढांचे को फिर हम जानबूझकर बदलते हैं, उस पर सोचते हैं। फेमिनिस्ट मूवमेंट का यह काम रहा है। जैसे अभी एक रिसेंट उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगी, और वो उदाहरण ये है कि अभी तक हम कहते थे रेप विक्टिम, उससे भी हम लोग पहले कहते थे, हिंदी के अखबार आप उठाइए, अगर कोई बलात्कार की घटना होती थी तो कहते थे कि फला फला लड़की की इज्जत लूट ली गई। तो इस पर फेमिनिस्ट मूवमेंट में सवाल उठाए कि इज्जत क्या होती है। इस पर कभी हम लोग लंबी बातचीत कर सकते हैं, इसको इज्जत से जोड़ने का कोई मसला नहीं है। तो एक कदम आगे बढ़े हम लोग और हमने शब्द दिया रेप विक्टिम। लेकिन रेप विक्टिम भी हमें एक समय के बाद ये भी हमें अधूरा लगने लगा, और साथ ही विक्टिम होने में स्त्री की कमजोरी भी दिखाई देने लग गई। ऐसा लगा जैसे रेप विक्टिम कहने में कि हम स्त्री को कमजोर करके दिखा रहे हैं, जबकि वो स्त्री इस मामले में कहीं भी दोषी नहीं है और उसको कमजोर करने का कारण भी वो खुद नहीं है। तो फिर एक शब्द आता है रेप सर्वाइवर, यानी कि आप अपने पितृसत्तात्मक ढांचे में जो कुछ भी गलतियां कर रहे हैं, जो कुछ भी अपराध कर रहे हैं, हम उससे लड़कर बाहर निकल रहे हैं, जिंदा रह रहे हैं और फिर आगे काम कर रहे हैं। तो ये ज्यादा बेहतर शब्द है। तो इसी तरह से हर ढांचे को बदलने की जरूरत है। जैसे हमने इस शब्द को रिप्लेस किया, कविता में भी इसकी जरूरत है कि इसको कैसे रिप्लेस किया जाए। अब एक सवाल ये उठता है, या आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे स्टूडेंट भी मुझसे पूछते हैं कि जो कविताएं पहले लिखी जा चुकी हैं, आप उन पर अगर सवाल उठाती हैं तो उसको तो रिप्लेस करने, वो तो कई लोग तो हैं ही नहीं दुनिया में और उनसे ना बातचीत की जा सकती है, ना उनको रिप्लेस किया जा सकता है, तो क्या करें? तो हम ये कर सकते हैं कि उन कविताओं को हम नए तरीके से पढ़ा सकते हैं। मैं जानती हूँ कि किसी के लिखे हुए को आप और हम बदल नहीं सकते और बदलना चाहिए भी नहीं, लेकिन ये भी बिल्कुल ठीक बात नहीं है कि जैसा लिखकर जा चुका कोई, उसको उसी संदर्भ, उसी भाषा में बिना नई व्याख्या के हम पढ़ाते रहें। ये बिल्कुल उचित मुझे नहीं लगता। इसी के मद्देनजर मैं कुछ कविताएं लेके आई हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले उन कविताओं को ले रही हूँ जिनमें स्त्री को प्रकृति से जोड़ा गया या स्त्री को प्रकृति के रूप में दिखाया गया है। ये बहुत पुराना स्टाइल है और ये बहुत पॉपुलर स्टाइल है, क्योंकि प्रकृति को स्त्री ही माना गया, उसको लेकर बहुत सारी कविताएं लिखी गई। और दिल्ली विश्वविद्यालय में 2 कविताएं सदियों से पढ़ाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि हिंदी जहां जहां भी पढ़ाई जाती है, ये कविता दोनों पढ़ाई जा रही है। कविता है एक तो निराला की जूही की कली और दूसरी बीती विभावरी है जयशंकर प्रसाद की। तो जूही की कली में पढ़ रही हूँ। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी। अब अंडरलाइन करते चलिए सुहाग भरी शब्द को। स्नेह स्वप्न मगन अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली, दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में वासंती निशा थी, विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मलयानी। जूही की कली एक फूल है, जूही की कली है वो। एक तो कली शब्द पर और सुहाग शब्द पे, दोनों को अंडरलाइन कीजिए। ये पूरी तरह से पेट्रियार्कल संरचना है। कली शब्द कम उम्र की महिलाएं, और कम उम्र की महिलाओं को हमारे यहाँ बड़ी तवज्जो दी जाती है विवाह के लिए। इसका पूरा इतिहास कभी समझा जा सकता है। दूसरा कि सुहाग शब्द हमारे यहाँ बहुत बहुत ओवररेटेड शब्द है। हर चीज में सुहाग की जरूरत पड़ती है और हर चीज को सुहाग से, शकुन अपशकुन, अच्छा बुरा, सब सुहाग से महिलाओं को जोड़ के देखा जाता है। यहाँ तक कविता ये है कि उसका जो साथी है पवन, वो बिछड़ा हुआ है और वो बहुत दूर, उसको अपनी प्रिया की याद आती है। तो फिर वो क्या करता है, आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कमनीय गात। और क्या याद आता है उसको? अपनी प्रिया का सुंदर शरीर याद आता है। फिर क्या,
पवन उपवन सर सहित गहन गिरि कानन, कुंज लता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली, कली खिली साथ सोती थी। अब यहाँ देखिए जो शब्द है मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान दीजिए। उपवन सर सरित गहन गिरि कानन, एक लंबी यात्रा करके आ रहा है। कहानियों में आपने हमेशा सुना होगा कि राजकुमारी को पाने के लिए राजकुमार ने 7 समुंदर की यात्रा की। 7 समुंदर की यात्रा मतलब पुरुषार्थ, मतलब बलशाली, लंबी यात्रा करने का साहस, क्योंकि महिलाएं तो घर में रहती थी, यात्रा कर करके पुरुष ही पहुंचते थे। तो साहस के जितने कारनामे हैं सब पुरुषों के खाते में डाल दिए गए हैं। अब कली सो रही है, जाने कहो कैसे प्रिय आगमन, वह उसको कैसे पता चला कि प्रिय आ चुका है। ठीक है, नायक ने चूमे कपोल, जगाने के लिए उसने उसके गाल चूमे। डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, जब गाल चूमे तो लता हिलने लग गई, जिस पेड़ पर जूही की कली लता के रूप में थी। इस पर भी नहीं जागी चूक, क्षमा मांगी नहीं। क्या है, हम लोगों के घरों में भी आज क्या प्रैक्टिस है, जैसे ही आपके साथी, आपके पार्टनर या बिल्कुल ट्रेडिशनल शब्दों में पति घर आए तो तुरंत पानी का ग्लास लेके खड़े हो जाइए। लेकिन यहाँ तो जूही की कली सो रही है, उठी भी नहीं, क्षमा भी नहीं मांगी उसने, चूक उससे हो गई। वो प्रिय आया हुआ है इतनी लंबी यात्रा करके, वो क्षमा तक नहीं मांग रही है। इस पर भी जागी नहीं चूक, क्षमा निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रहे, किवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे। अब कौन जानता है कि उसको किस चीज का नशा था, क्यों पड़ी हुई थी वो। निर्दय, आगे की पंक्ति, निर्दय उस नायक ने निपट नठुराई की कि झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल को। कविता यहाँ पर कितनी हिंसक हो उठती है। कहने को ये प्रकृति की कविता है, नायक क्या कर रहा है, जागी नहीं वो, उसने उसको झकझोर दिया, और झकझोरने के साथ साथ उसके गोरे गालों का बिल्कुल मसल डाला। आप अपनी कल्पना से समझ सकते हैं। चौंक पड़ी युवती चकित चितवन निज चारों ओर फेर, हेर प्यारे को सेज पास नम्र मुख हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग। इतना सब कुछ हो गया, उसके गाल मरोड़े गए, उसको झकझोरा गया, मतलब बिल्कुल आप डोमेस्टिक वायलेंस का शब्दावली लें तो पीटा भी गया शायद उसे, है ना। लेकिन इसके बाद उसे हुआ क्या, उसे गुस्सा नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, बल्कि उसको प्यारे को अपने सेज के पास देख के वो खुश हो गई, खिलखिला पड़ी और उसके साथ मगन हो गई। क्योंकि यही हमें सिखाया गया है, क्योंकि जोर जबरदस्ती पुरुषत्व की निशानी है। ये कविता खूबसूरत कविता के रूप में डिपिक्ट की गई है आज तक, लेकिन जब मैं इसे पढ़ाती हूँ मुझे ये बेहद हिंसक कविता लगती है। आप दूसरी कविता पे मैं चलती हूँ। अब यहाँ से हम थियरी पर अपने आप पहुंच सकते हैं, मैं उदाहरण से ही बात करूंगी। एक कविता है बीती विभावरी जागरी, हिंदी साहित्य के इतिहास में इसको बहुत महत्व दिया गया और कहा गया है, चूंकि ये गुलामी के समय लिखी गई कविता है और ये कविता जागरण की कविता है, जगाने की कविता है, लेकिन इसके सारे जो उपमान हैं वो स्त्री जीवन से लिए गए हैं। मैं पढ़ देती हूँ। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, बीती विभावरी जागरी, रात बीत गई है जगो उठो, क्योंकि उषा नाम की स्त्री ने अंबर के पनघट पे ताराओं का घड़ा डुबो दिया है, मतलब पानी भर रही है वो। पानी भरना हमारा एक काम है ना। खक कुलकुल कुलसा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अब सुबह आप उठते ही प्रसन्न चित उठिए, घर का काम वाम कीजिए, पानी भरिए, सारी चीजें इकट्ठे करके रखिए और खुश रहिए। अधरों में राग अमंत पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। तुम अभी तक सोई हुई हो। अब मैं आपको वर्तमान में ले आती हूँ। अगर स्त्रियां देर से उठें घर में तो कहा जाता है अभी तक पड़ी हुई हो। ठीक है, रिप्लेस करके देखिए। दूसरी चीज जो इस कविता में है, पुरातन किस्म का पनघट, पनघट पे पानी भरती औरतें। मतलब कई बार मैं सोचती हूँ कि श्रम के काम को अगर दिखाया भी है कविता ने तो कितना उसको ग्लोरीफाई किया है ना, जबरन। अब आप आदिवासी क्षेत्र में जाइए, पहाड़ में जाइए और रेतीले रेगिस्तान में जाइए और एक बाल्टी बस पानी भर के ले आइए।
आपको आपका सारा जो आपकी जो सारी रूमानियत है, जो सारा नशा है पनघट पे पानी भरने का, वो एक क्षण में उतर के बाहर आ जाएगा। क्योंकि पानी भरना बहुत बहुत मुश्किल काम है और पानी ढो के लाना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन इसी स्ट्रक्चर में हम इसे पढ़ाते जा रहे हैं। और आगे मैं बात करूंगी कि जब हम इस स्ट्रक्चर में क्लास में पढ़ाते हैं तो हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि हम इन पूरी चीजों को नई पीढ़ी के सामने बहुत पॉजिटिवली रख रहे होते हैं अनायास। बिल्कुल लगता है कि हम बहुत अच्छी प्रकृति की कविता पढ़ा रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि हम प्रकृति की कविता नहीं पढ़ा रहे होते हैं, हम कुछ और ही पढ़ा रहे होते हैं। तो अब मैं दूसरी कविता पे आती हूँ। ये भी एक कविता, एक काम मैं ये कर रही हूँ कि मैं कई सारे कवियों के नाम नहीं लूंगी, क्योंकि नाम लेने से बहुत सारे डिबेट में मैं जाना नहीं चाहती। जो बहुत मशहूर लोग हैं उन्हीं का नाम लूंगी, बाकी मैं ऐसे ही बताऊंगी। अब मैं दूसरी कविता पढ़ रही हूँ और उसमें बसंत पंचमी के दिन पति पत्नी घूम के आते हैं। अब इस लेखक की दिक्कत यह है कि इस लेखक ने कभी पढ़ लिया होगा कि स्त्रियों, श्रम करती हुई स्त्रियों पे कविता लिखनी है। उसने ये पढ़ लिया और उसने ये मान लिया कि ऐसा कर भर देने से कविता में कविता प्रोग्रेसिव हो जाएगी। उसने इस पूरे आइडिया को, श्रम समानता के साथ श्रम करना, इस आइडिया को उसने समझा ही नहीं। लेकिन उसको चूंकि कविता लिखनी है तो उसने लिख दी कविता। उसको मैं पढ़ती हूँ आपके सामने। कल बसंत पंचमी थी, हम घूमते रहे थे शहर में, शहर की कई फुलवारियों में। फूलों का निमंत्रण मादक हो न हो, होता है पवित्र निश्चल विश्वास भी ना। अब पवित्र शब्द कहाँ से आ रहा है? फूल फूल होता है, रंग वाला, खुशबू वाला। ये पवित्र शब्द पेट्रियार्की का शब्द है, ये मर्दवादी शब्द है, क्योंकि वही स्त्री को, फूलों को, प्रकृति को, सबको पवित्र अपवित्र के खांचे में डालता रहता है। ये उसको सुविधा है कि वो ये करता रहे। मैंने कल ही जाना यह तुम्हारे साथ चलते हुए। पत्नी के साथ चलते हुए उसे क्या लगा कि फूल बहुत पवित्र होते हैं, पत्नी बहुत पवित्र होती है, प्रेमिका को बहुत पवित्र होना चाहिए, बहनों को तो बिल्कुल पवित्र होना चाहिए और बेटियों को तो बिल्कुल पवित्रता की सीमा लांघनी नहीं चाहिए। उसे भी एहसास हुआ कि फूल पवित्र हैं। और आज इस क्षण जब घर में कर रहे थे हम अपने अपने हिस्से का काम, ठीक है, यहाँ बस वो कहते हैं अपने अपने हिस्से का काम। अब ये अपने अपने हिस्से के काम में चालाकी है। क्या चालाकी है? इसने ये नहीं बताया कि अपने अपने हिस्से का काम क्या है, ठीक है। अपने हिस्से का काम क्या हो सकता है? स्त्री के हिस्से का काम होगा रोटी बनाना और भी घरेलू काम, बच्चों को संभालना, दुनिया भर की चीजें। और पुरुष का तो आप जानते हैं लंबी फेहरिस्त है, कंप्यूटर पर बैठना, आईपीएल में क्रिकेट देखना, और नहीं तो सिगरेट फूकना बाहर खड़े होकर बालकनी में, कुछ भी हो सकता है उसका काम। तो यहाँ कभी बड़ी चालाकी से अपना काम नहीं बता रहा, वो क्या कह रहा है? और आज इस क्षण जब घर में पूरा कर रहे हैं हम अपने अपने हिस्से का काम, तुमने बांध रखा है सिर को तौलिए से, निकाल रही हो जाले कोने अंतरे से, उन्हीं में से एक दो आ गिरे हैं तौलिए पर, लटक रहे हैं तुम्हारे गालों पर, ठीक है। इसको बस लगा है कि श्रम करती हुई स्त्री को दिखाना है। अब गाल पे जाले लटकते हुए की आप कल्पना कीजिए, ठीक है। और ये भी सोचिए साथ में, अगर आप थ्योरी पे सोचना चाहते हैं, कि ये अनुत्पादक श्रम है, प्रोडक्टिव नहीं है ये काम। जाले उतारना, कपड़े धोना, ये प्रोडक्टिव काम नहीं है। समाज इससे नहीं चलता, मैं जानती हूँ। घर एक दिन में बंद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इसकी कोई वक़्त नहीं है पूरी दुनिया में, और इस पे हजारों चीजें लिखी जा चुकी हैं, और इसी को ये ग्लोरीफाई कर रहा है, ठीक है। ऐसे में तुम अजब गजब दिखती हो। मुंह पे जाले लटके हुए कोई अजब गजब ही दिखेगा। मुंह पे जाले लटके में कौन सी सुंदरता हो सकती है? ये कोई पुरुष ही समझ सकता, मैं नहीं समझ सकती। बहुत कठिन काम है सिर ऊपर कर करके जाले निकालना। मेरे टोकने पर हंस देती हो और सचमुच बदल जाता है मेरी आंखों का रंग। मुझे महसूस होता है जैसे सृष्टि के सारे फूलों का रंग उतर आया है तुम्हारी हंसी में। इस कविता पे क्या कहा जाए? जाले निकालती हुई स्त्री की आंखों में फूलों का रंग किसी को अगर दिखने लग जाए तो मैं उसकी बुद्धिमत्ता पे बस हंस ही सकती हूँ और कुछ नहीं कह सकती। चलिए एक कविता मैं आपको प्रकृति से रिलेटेड सुनाती हूँ, और आप एकदम साफ साफ फर्क महसूस कीजिए कि जब कोई स्त्री लिखती है तब चीजें कैसे बदल जाती हैं। कविता का नाम है नई नई खोजें।
और इन कवित्री का नाम है कविता कृष्ण पल्लवी। आप इन्हें फेसबुक पे भी देख सकते हैं। नई नई खोजें। एक दिन मेरी कविताओं से झांका मेरे बचपन में उत्सुक निगाहों से, और मैंने एक माँ की तरह महसूस किया। मैंने खोज निकाला अपना गर्म हृदय और आग की खोज की एक बार फिर। जब एक स्त्री लिखती है, भले वो माँ की तरह खोजे, और यहाँ माँ की तरह खोजने में कोई त्याग नहीं है, कोई त्याग का शब्द इसमें नहीं जुड़ा है। यहाँ क्या जुड़ा है? खोजना शब्द जुड़ा है। और क्या खोजा उसने? आग खोजी। पूरी सृष्टि ने, पूरी दुनिया के, मतलब होमोसेपियंस ने बहुत सारी चीजें खोजी हैं, जिसमें से एक आग भी है। और ये माना जाता है कि कृषि हो, बर्तनों पे चित्रकारी हो, कपड़ा बुनना हो, ये सब स्त्रियों ने खोजे हैं। तो ये कविता इसको रजिस्टर कर रही है। फिर वो क्या कहती हैं? एक दिन मैंने लोरी सुनी किसी के गीतों में, और सोती हुई सपनों में तैरने के लिए पंखों की खोज की एक बार फिर। क्या ढूंढ रही है यहाँ पे? पंख ढूंढ रही है, जाले नहीं उतार रही है। एक दिन मैंने बतखों को देखा झील की सतह पर प्यार करते, और पानी काटने के लिए चप्पू इजाद किए। फिर से प्रेम के लिए इजाद करना पड़ता है, प्रेम जीवित रहे इसलिए आपको पार जाना पड़ता है, और उसके लिए आपको चप्पू चाहिए। तो प्रकृति से उसने क्या लिया है? खोजना लिया है, आविष्कार लिया है। एक दिन मैंने देखा एक बूढ़ी स्त्री का उन्मत्त नृत्य। क्या बात है! यहाँ पे नहीं है कि जूही की कली बिल्कुल कली थी और बिल्कुल सुकुमार कोमल, ऐसा कुछ नहीं था। एक बूढ़ी स्त्री नृत्य कर रही है, उसे नृत्य करना चाहिए, और पहियों का आविष्कार किया एक बार फिर। नृत्य से पहियों को जोड़ना बिल्कुल अनूठी कल्पना है। तो जब एक स्त्री लिखती है तो प्रकृति को उसी तरह से नहीं लिखती जिस तरह से पुरुष लिखते हैं, या जिस तरह से वो स्टीरियोटाइप लिखते हैं। जैसे आप जब भी कविताएं पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि नदी को सागर में मिलना होता है, और नदी कौन होती है? स्त्री होती है। सागर कौन है? पुरुष है। हमेशा मैं शायद ही मैं ढूंढती रही बहुत सारी कविताओं में कि ये उपमान कहीं और किसी और ढंग से मुझे मिले, तो मुझे सिर्फ कमला दास की एक कविता मिली, इंट्रोडक्शन करके उनकी एक अंग्रेजी की कविता है। अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं वो कविता भी पढ़ती आपको, बहुत लंबी कविता है। उसमें वो एक दिन उसमें वो एक पैरा में लिखती हैं, एक स्टेंजा में लिखती हैं कि मैं प्रेम अपना तलाश कर रही थी, और प्रेम तलाश करते हुए तुम मुझे मिले, और तुम नदी की तरह उच्छृंखल थे, और मैं शांत होकर सागर की तरह तुम्हारा इंतजार कर रही थी। एकमात्र मुझे ये उपमान एक स्त्री की कविता में ही मिला। तो आप जितनी भी नदी संबंधित, भाषा संबंधित, स्त्री संबंधित कविता देखेंगे, प्रकृति से जुड़ी हुई जितनी, तो उस प्रकृति को बिल्कुल स्टीरियोटाइप तरीके से चित्रण किया गया है। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि घर और माँ को लेके भी बहुत स्टीरियोटाइप कविताएं हैं। उनका उदाहरण मैं नहीं दूंगी, हर भाषा में ऐसी कविताएं भरी हुई हैं। खट्टी चटनी जैसी माँ, चींटी जैसी माँ, श्रम करती हुई माँ, और छाया बनती हुई माँ, और घर को भी लेके पनाहगाह है। महिलाओं से पूछे कि पनाहगाह है कि कत्लगाह है घर उनके लिए, ये महिलाओं से पूछा जाना चाहिए। तो भोली भाली सी कविताएं इस तरह की आपको बहुत मिल जाएंगी। जैसे माँ के हाथ का स्वाद, माँ के हाथ का स्वाद किसी चीज में नहीं मिलता, पूरा एक स्वाद को लेके। तो मैंने कुछ चीजें निकाल के रखी हैं, जैसे कि मैं आपको स्वाद को लेके कुछ कविता बताना चाहती हूँ। एक तो बड़ी दिक्कत ये है, राइटिंग में बड़ी दिक्कत है कि हमेशा जो स्त्री को ना, पता नहीं क्यों, स्वाद से जोड़ने की एक हमारे यहाँ परंपरा रही है। नमकीन लड़की, चेहरा नमकीन जैसा था, मतलब वो कुछ स्वाद को लेके, संतरे के फांक जैसे उसके होठ थे। पुराने समय में नहीं, आप कहेंगे कि आप तो ये मिडीवल टाइम की बात कर रही हैं। नहीं, मिडीवल टाइम में तो जो है वो है ही, मैं अभी की बात कर रही हूँ। और मैं आपको एक कविता सुनाऊंगी, और मेरे हिसाब से इससे भद्दी कविता दुनिया में लिखी नहीं जा सकती है, लेकिन मैं फिर भी सुनाती, हिम्मत करके सुनाती हूँ आपको। और लेखक का नाम न भी बताऊं तो ये जरूर बताना चाहूंगी कि इनको ज्ञानपीठ से नव लेखन पुरस्कार मिला है। ये मैं जरूर रजिस्टर करना चाहती हूँ यहाँ कि ज्ञानपीठ ने इस कवि को पुरस्कृत किया है। और आप कविता सुनिए।
तुम्हारी बातों में, ये बिहार के कवि हैं इसलिए बिहार की कुछ फेमस चीजों का नाम आएगा। तुम्हारी बातों में बरहिया का रसगुल्ला, मनेर के लड्डू, पिपरा का खाजा। मतलब तुम जब बात करती हो तो रसगुल्ला, लड्डू और खाजा जैसी बातें तुम्हारी होती। पूरी की पूरी स्त्री को स्वाद ग्रंथि में आप तब्दील किए जा रहे हैं। ठीक है, उसके आगे थोड़ी लंबी कविता है, मैं कुछ हिस्से सुना रही हूँ। तुम्हारी बातों की मिठास में और रसीले हो जाते हैं भागलपुरी जर्दालू आम, तिरहुतिया लीची। तुम्हारे सपनों में बनता है दरभंगा का घेवर, जिसे कांपते हाथों से बनाती हो तुम टावर चौक पर। मतलब आप अपनी प्रेमिका की बात कर रहे हैं और आपको और कुछ सूझ नहीं रहा। तुम्हारी ताने जैसे बन मखनी स्टेशन की झाल मूढ़ी। ये कविता सोचिए, इनको पुरस्कार मिला है इसलिए मैं कविता ली, तो इनकी दूसरी कविता भी सुनाती हूँ। एक अपनी प्रेमिका का वर्णन कर रहे हैं और प्रेमिका का वर्णन करते हुए पटना शहर के विभिन्न स्थानों का नाम गिना रहे हैं। महेंद्रू घाट, बांस घाट तुम्हारे होठ, गोल घर बिस्को मान तुम्हारी बाहें, गांधी मैदान तुम्हारे स्तन। मतलब इससे ज्यादा भयानक पेट्रियार्कल कुछ नहीं हो सकता। स्तन को जब आप मैदान कह रहे हैं, मुझे ये बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे इसको डिकोड करना पड़ रहा है कि जब आप स्तन को मैदान कह रहे हैं तो आप उसके विस्तार पर चर्चा कर रहे हैं, और जैसे ही आप स्तन को लेके विस्तारवादी बनते हैं तो फिर आप पेट्रियार्कल हैं और कुछ नहीं, आपको कुछ और दिखता ही नहीं है। आपका पूरा दिमाग इसी तरह से काम करता है। गांधी मैदान तुम्हारे स्तन, जंक्शन डाक बंगला चौराहा तुम्हारी बातें। मतलब तुम जैसे चौराहे पे किचिर पिचिर होती रहती है ना, तुम्हारी बातें इतनी बेमानी है। अशोक रीजेंट अशोक सिनेमा तुम्हारा दिल। बताइए, अशोक सिनेमा प्रेमिका का दिल है। कंकड़ बाग मन तुम्हारा, समूचा पटना तुम्हारा प्यार, जैसे पूरा बिहार। कविता तो खैर जो है सो है, इसमें जो चीज छूट रही है वो जानबूझ के छोड़ी गई होगी। दिल है, होठ है, बाहें हैं, स्तन है, और क्या क्या है, मन है, दिमाग गायब है, क्योंकि स्त्री के पास तो दिमाग होता नहीं है। और हमारे बिहार में तो कहते हैं कि अगर स्त्री के पास दिमाग होता, नाक ना होती तो वो गू खा लेती, क्योंकि उसके पास दिमाग, बुद्धि नाम की चीज है ही नहीं। तो बुद्धि नहीं है तो आप उसको कैसे भी चित्रित कर सकते हैं, और ना बुद्धि है और ना ही दूसरी बात यह है कि कभी हमने इस पर सवाल उठाया कि हमारी बुद्धि का थोड़ा देख लीजिए। एक कोटेशन है अंतोन चेखव का, वो कहते हैं कि टास्क ऑफ अ राइटर इज नॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट टू स्टेट द प्रॉब्लम करेक्टली। कोई लेखक क्या कर सकता है, किसी चीज को बहुत सही तरीके से रख सकता है। अगर सही तरीके से रख दिया जाए ना तो ही काम बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत सलीके से काम हम कर लेते हैं। लेकिन कई बार होता है क्या है कि हम सही तरीके से चीजों को नहीं रखते हैं, सही तरीके से हम रखना ही नहीं चाहते। मैं एक कविता सुनाती हूँ आपको, और ये बिल्कुल नई कवित्री की कविता है। नई कवित्री की कविता भी है और साथ ही साथ में पॉपुलर भी है। वो जो कविता लिख रही हैं उसका नाम ही मैं आपको बता देती हूँ। इस कविता का नाम है नई औरत। ध्यान से सुनिए, और इस कविता में कितनी एक स्त्री की कविता है और कितनी पेट्रियार्कल हो सकती है। वह क्षण भर भी नहीं, उसका एक बारीक सा टुकड़ा था बस, जब लगाम मेरे हाथ से छूट गई थी। एक तो लगाम शब्द का छूटना ही, लगाम हमेशा हम लोग कहते हैं ना, लगाम पुरुषों के, घर की लगाम पुरुष के हाथ में होनी चाहिए, रसोई की लगाम स्त्री के हाथ में होनी चाहिए। लगाम शब्द, घोड़े की लगाम से दुनिया जीती जा सकती है। जितनी अभिव्यक्तियां हैं सब पितृसत्तात्मक है। वह क्षण भर भी नहीं, उसका एक बारीक सा टुकड़ा था बस, जब लगाम मेरे हाथ से छूट गई थी। और की भीड़ के साथ साथ गाड़ियों के अलग अलग हॉर्न की मिली जुली चीखों के बीच अचानक ब्रेक लगने से घसीट कर रुकते टायरों के नीचे से लाल हो गई ट्रैफिक की बत्ती के ऊपर से चील की तरह, बाज की तरह तुम भी मेरे खुले कंधों पर झपट पड़े थे। यहाँ तक तो ठीक है, कोई स्त्री घर कहीं सड़क पर है और कोई उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, मतलब हिंसा है, ये शरीर पर हिंसा है, सड़क पर जो होती है हम लोगों के साथ। आगे की कविता है जो यहाँ तक कविता ठीक ठाक सी बन रही थी पर आगे गड़बड़ हो जाती है। मैं दिखाऊंगी नहीं तुम्हें,
वो कह रही है मैं दिखाऊंगी नहीं तुम्हें, पर मेरे कंधों पर तुम्हारे पंजों की खरोच के निशान हैं, हो सकते हैं, ठीक है। और क्यों रखूं मैं इन्हें, सिर्फ इसलिए कि ये तुम्हारे दिए हुए निशान हैं? नहीं, मैं बताऊंगी नहीं तुम्हें, पर मैं धो रही हूं इन्हें। अब देखिए कविता में गड़बड़ कहाँ से शुरू होती है। पेट्रियार्की आपसे क्या कहती है, आपके साथ कोई भी हिंसा हो आप दबा के रख लीजिए बात को, बताने की जरूरत नहीं है। बताना इज्जत से खेलना है, और इज्जत की व्याख्या तो हम सब कई बार कर चुके हैं कि स्त्री की यौनिकता को किस तरह से इज्जत से जोड़ा गया, और फिर उसकी यौनिकता को शिकंजे में लेने के लिए ही उसको कबीले के, परिवार की इज्जत से जोड़ के किस तरह से शिकंजा कसा गया। तो पंजे की खरोच तक तो ठीक है, लेकिन और क्यों रखूं मैं इन्हें, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे दिए हुए निशान है। ये क्या है, कौन रखता है इस तरह के निशान? नहीं रखने चाहिए। नहीं, मैं बताऊंगी नहीं तुम्हें, मतलब मत बताइए, किसी को भी मत बताइए, अपने दिल जज करके मर जाइए, कौन रोक रहा है आपको? और यही हम करते आए हैं, न जाने कितनी चीजें हमने दिल में दबा रखी हैं। सारा फेमिनिस्ट मूवमेंट की कवायद यहाँ नष्ट कर दी इस कविता ने, जो कहती है कि जब घर में लड़ाई हो तो खिड़की दरवाजे खोल दीजिए, पर्सनल इज पॉलिटिकल। आपका पर्सनल और मेरा पर्सनल कुछ नहीं है, ये पॉलिटिकल सवाल है, ये सत्ता का सवाल है। जिसके हाथ में सत्ता होती है बंद कमरा करके पीटता है, और अगर आप उन दरवाजों को खोलेंगी तो उसे डर होगा, उसे शर्म होगी, या उस पर दबाव होगा, और ये दबाव क्रिएट किया है फेमिनिस्ट मूवमेंट ने। लेकिन नहीं, मैं बताऊंगी नहीं तुम्हें, पर मैं धो रही हूं उन्हें। धो लेना चाहिए, पर आप देखिए आगे कवित्री जो है इसको किस किस चीज से धो रही है। आप सोचिए कैसे उपमान लेकर कहाँ से ये दिमाग पेट्रियार्की का चलता है। इतनी बारीक शिकंजे में हमारा दिमाग फंसा हुआ है कि अगर हम बहुत सचेत होकर अपनी भाषा पे काम नहीं करेंगे तो इसी तरह से लिखेंगे। किससे धो रही है? धूप की नरमी से, ओस की ठंडक से। धो रही हूं तुम्हारे खुरों के निशान अपने कंधों पर से। दुर्घटना सड़क पे नहीं मेरे अंदर घटी है, पर मैं बताऊंगी नहीं तुम्हें, अब तुम मेरे राजदार नहीं रहे। ये नई औरत है, ये नई औरत हम गढ़ रहे हैं। और ओस से धुलेंगे ये निशान के न्याय से धुलेंगे, हड़ताल से धुलेंगे, प्लेकार्ड लेके हंगामा करने से धुलेंगे ये निशान, विरोध करने से धुलेंगे। सारा मीटू कैंपेन ही सत्यानाश करके रख दिया इस कविता ने। आप बोलते रहिए, एक मधुर मधुर सी कविता हम लिखेंगे, उसमें ओस के निशान, ओस के पानी से धोएंगे अपने निशान। ये निशान ऐसे मिटने वाले नहीं हैं। दूसरी जो सबसे खराब बात है इस कविता में वो ये है, दुर्घटना सड़क पर नहीं मेरे अंदर घटी है। जी नहीं, दुर्घटना सड़क पर घटी है। यही तो बार बार कहा गया कि ये तुम्हारे साथ हुआ है, तुम पहली औरत हो जिसके साथ ये हुआ है, तुम ही ज्यादा बोलोगी, तुम्ही को विरोध करना है, हजारों सालों से ये हो रहा है, चुप हो जाओ, किसी को नहीं पता है। और कविता कहती है दुर्घटना मेरे अंदर घटी है। हाँ, ट्रॉमा होता है, मैं मानती हूँ, लेकिन दुर्घटनाएं बाहर घटती हैं। उस ट्रॉमा में हम रहते हैं और उसी के लिए हमें विरोध करना है, क्योंकि हमें ट्रॉमा में नहीं रहना, हमें विरोध करना है, हमें आगे निकलना है, हमें सर्वाइवर बनना है। तो ये नई औरत गढ़ी जा रही है कविता में, और ये 2018 की या 19 की कविता है। तो ये भी आप नहीं मुझसे कह सकते कि आप पुरानी कविताएं लेकर बात कैसे कर सकते हैं। नई कविताओं में भी आप पेट्रियार्की कहीं भी आपको जकड़ सकती है। दूसरी एक और कविता है सोन चिरैया। सोन चिरैया कविता है जिसमें एक आदिवासी कथा, बहुत लंबी कविता है, उसको मैं पढ़ने लगूंगी तो शायद हमारा बहुत टाइम निकल जाएगा। तो वो कविता जो है एक ऐसी कविता है कि जिसमें एक राजकुमार है और वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है, और प्यार करने के साथ साथ उसका बहुत ध्यान रखता है, लेकिन चूंकि उसकी पत्नी को बेटा नहीं हो पाता इसलिए उसको छोड़ देता है वो। और छोड़ देता है तो उसको सब लोग सुनाते हैं, और इतना ज़्यादा इस कविता लिखने वाले का ये कहना है, या ये सच भी है, कि ये एक आदिवासी मतलब लोक कथा है। ये कहीं की एक लोक कथा है, शायद बिहार की ये लोक कथा है, और या यूपी की एक लोक कथा, और इस पर ये कविता लिखी गई है। पहली दिक्कत तो मेरी असहमति इसी से है कि लोक में सब कुछ बहुत सुंदर नहीं होता। लोक में अगर सब कुछ बहुत सुंदर होता तो हमको उसको ऐसे ही ग्रहण कर लेना चाहिए था। अगर हम लोक से या पुरानी चीजों से कोई उदाहरण उठाते हैं तो हमें उसे रिक्रिएट करना पड़ता है। एज इट इज हम नहीं रख सकते। अगर आप उसको एज इट इज रखते हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी समझ ठीक नहीं है।
तो इसमें यह होता है कि वो जब उसे बांझ कहा जाता है और वो जब सब जगह जाती है धरती से और सबसे सबसे वो मदद मांगती है, तो सब कहते हैं तुम बांझ हो, तुमको हम अपने पास नहीं रखेंगे। लोक कथा में तो कहानी यहीं खत्म शायद हो जाती होगी, लेकिन माँ ने भी मना कर दिया, सबने मना कर दिया। लेकिन होता क्या है, आगे की बस उसकी लास्ट की मैं कुछ पंक्तियां जरूर पढ़ना चाहूंगी ताकि कविता को मैं डिकोड कर सकूं। धरती ने कहा तुम्हारा दुख बड़ा है, लेकिन मैं क्या करूं, जहां से आई हो वहीं लौट जाओ, जो मैं तुमको अपनी गोद में रख लूंगी तो ऊसर हो जाऊंगी, मतलब बंजर हो जाऊंगी। और मित्रों, इसके आगे जो हुआ वह किसी किस्से में नहीं है। मतलब कवि यहाँ पर ये भी मान रहा है कि आगे जो उसने कविता को बढ़ाया है वो कविता उसने खुद भी रची है आगे। लेकिन और उसने मजेदार बात यह है कि जब कवि इस बात का ऐलान यहाँ पर कर रहा है कविता में कि आगे की कविता मेरी रची हुई है, इनडायरेक्टली कर रहा है, रचना में कोई बात बहुत सीधे नहीं बोली जाती, इनडायरेक्टली ही कर रहा है, तो वो बहुत खुश होकर कर रहा है कि मैंने आगे क्या शानदार रचा है। लोक कथा में तो उसको सब जगह से ठुकरा दिया गया, वो खत्म हो गई, उसे बांझ कहा गया। लेकिन आज का पुरुष है ना, 2015-16 में लिखने वाला आज का पुरुष जो रच रहा है वो तो अद्वितीय है। तो ये अद्वितीय सुन लीजिए। हुआ यह कि सब ओर से निराश हो सोन चिरई बैठ गई एक नदी के किनारे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरे पहर तक एक सजीला युवक प्यास से बेहाल नदी तट पर आ मिला। उसने सोन चिरई को देखा। 2 दिन काफी है बिना पुरुष के गुजारने के, तीसरे दिन तक तो एक पुरुष जिंदगी में आ ही जाएगा, क्योंकि इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। तो सोन चिरई, ये मेरी व्याख्या है, सोन चिरई को देख पल भर के लिए वह सब कुछ भूल गया, क्योंकि चेहरा आपका आईना है और सारी नायिकाएं बहुत सुंदर होती हैं। तो सोन चिरई को देख पल भर के लिए वह सब कुछ भूल गया। उसने विह्वल हो नरम स्वर में पूछा सोन चिरई के दुख का कारण, और सब कुछ जान लेने पर अपने साथ चलने का निवेदन किया। यहाँ तक तो ठीक है कि हाँ भाई उसने जाना और ले चला। सोन चिरई पल छिन हिचकी, फिर उसके साथ होली। ये फ्रेज भी किसी के साथ भी हो लेना, ये फ्रेज अपने आप में थोड़ा गड़बड़ लगता है। तो फिर उसके साथ पूरी उम्र जी कर जब वह मरी तो आंसुओं से जार जार उसके 8 बेटों ने उसकी अर्थी को कंधा दिया। सोन चिरई 8 बेटों की माँ थी, वह स्त्री थी, और स्त्रियां कभी बांझ नहीं होती। वे रचती हैं तभी हम आप होते हैं, तभी दुनिया होती है। रचने का साहस पुरुष में नहीं होता, वे होती हैं तभी पुरुष होते हैं। अब इस कविता में क्या दिक्कत है? मान लीजिए सच में वो स्त्री बांझ होती, और बांझ शब्द का इस्तेमाल लोक कथा के अलावा और कहीं नहीं करना चाहिए। मान लीजिए एक स्त्री है जो तय करती है कि मुझे मां नहीं बनना, आखिर इतना दबाव क्यों कि 8 बेटे पैदा हो कविता में? क्यों 8 बेटों की मां बनना था उसको? और आपने कौन सी नई जमीन तैयार कर दी इस कविता में स्त्रियों के लिए? अगर वो किसी और एक रिश्ते से छूट के दूसरे रिश्तों में भी बंधती हैं तो वहां भी उनको ये प्रूफ करना पड़ता है कि बच्चे होने चाहिए। यानी कि जिनके बच्चे नहीं हैं, जो माँ बनना नहीं चाहती, जिनका ये विश्वास ही नहीं है कि बच्चे होने में, जिनका भरोसा ही नहीं है, तो फिर तो वो सोन चिरई को कोई नहीं लेके जाए, फिर तो वो सोन चिरई किसी काम की नहीं होगी। और ये भी क्या बात है कि सारा कुछ स्त्रियां रचती हैं? नहीं, हम सब मिलकर रचते हैं। फेमिनिज्म कभी इस बात की ताकीद नहीं करता कि ये दुनिया सिर्फ स्त्रियों के लिए, वो सबकी बात करता है। तो इस तरह से इस कविता को, ये एक पॉपुलर कविता मैं हिंदी की पढ़ के आपको बता रही हूँ, तो इस तरह से भी इस कविता को आप देखें तो आप समझ पाएंगे कि अनायास किस तरह का बोझ कविता के द्वारा हमारे सिर पे लादा जाता है कि आपको ये होना चाहिए, आपको वो होना चाहिए, आप ये नहीं हुए तो ये नहीं बन पाए आप, तो फिर आपका जीवन व्यर्थ है ना। तो ये व्यर्थ वाली चीजें जो हैं उसको भी समझने की हमें जरूरत है। एक चीज मैं जो देख रही हूँ, एक और बिल्कुल नई उम्र की कवित्री की कविता है जिसमें वो कहती हैं कि मैं दुनिया के, ये कविता बहुत अच्छे से शुरू होती है लेकिन बीच में जाके इसका पूरा स्ट्रक्चर पैट्रियार्कल हो जाता है और मध्य वर्गीय आकांक्षाओं को ही आगे ले जाने का काम करने लगता है। जैसे मैं चाहती हूँ दुनिया की तमाम स्त्रियां एक दिन की हड़ताल पर चली जाएं,
माएँ छुट्टी लें महानता के पद से, एक दिन रोते बच्चे को पुरुष के जिम्मे छोड़ अपनी पसंद का उपन्यास पढ़ने बैठ जाएं, 4 बार उठे बिना चैन से हो खाना, खाने के बीच साफ न करनी पड़े बच्चे की पॉटी, आधी रात बच्चे के रोने से न टूटे नींद, अलग सुबह न उठना हो दूध पिलाने, उस एक रात बचपन की सहेली को बुला ड्राइंग रूम के सोफे पर फैल, देर रात तक मारें गप्पे, सभी माएँ इस दिन बच्ची बन जाएं। प्रेमिकाएं सारे चुंबन स्थगित कर अपने बाएं पैर की छिलगी से प्रेमी के अहंकार को परे झटक निकल पड़े लॉन्ग ड्राइव पर। लॉन्ग ड्राइव पे निकलना उच्च मध्य वर्ग की या मध्य वर्ग की हमेशा से अभिलाषा रही है। लौट कर बताएं कि कितना उबाऊ है प्रेमी का लहजा और प्यार का तरीका बोझिल, बताएं कि वो आज भी हैं प्रेमी से बेहतर और शहर में अब भी हैं कई खूबसूरत नौजवान। मुझे लगता है कविता में इस पंक्ति की कोई जरूरत नहीं थी। और एक बात और समझनी होगी हमें कि पेट्रियार्की का विरोध करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि हम एहसासे कमतरी किसी और में जगाएं या खुद में उसे जगाएं। ये मैं नहीं मानती कि, क्योंकि जब भी आप फेमिनिज्म की थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले ये पढ़ाया जाता है कि जिस तरह से आपकी निर्मिति हुई है वैसे ही पूरे समाज की निर्मिति हुई है। एक छोटे से लड़के को ये सिखाया जाता है कि तुम लड़कियों की तरह रोना नहीं चाहिए तुम्हें, तुम लड़की थोड़ी हो जो रो रहे हो। तो ये बात भी उसके दिमाग में डाली गई है और आप उन घरों को चिन्हित कर सकते हैं जहां ये बात नहीं डाली गई, वहां सारे संबंध बहुत सहज हैं। और मैं आपको एक उदाहरण से मैं बिल्कुल अपने पर्सनल एक उदाहरण से इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगी कि मेरी कॉलोनी में कुछ बच्चियां खेल रही थी, छोटी छोटी बच्चियां 5 साल की 6 साल की, और उन बच्चियों ने एक खेल शुरू किया बात बात में कि सुबह सुबह उठ के उनकी माएँ क्या करती हैं। तो सबने कहा कि मेरी माँ कपड़े धोती है, किसी ने कहा मेरी माँ चाय बनाती है, किसी ने कहा कि ये करती है वो करती है। उन्हीं में से एक बच्ची जिसके घर का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग था, उसने क्या कहा, उसने कहा लेकिन मेरी माँ तो सुबह उठ के अखबार पढ़ती है और मेरे बाबा जो हैं वो मेरे लिए आलू के पराठे बनाते हैं। तो उन छोटी बच्चियों ने कहा अरे ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हारी माँ सुबह उठ के अखबार पढ़ती हो, तुम्हारे बाबा आलू के पराठे बना के फिर अखबार पढ़ते हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। बोलती क्यों नहीं हो सकता, मुझे उनके हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं पहले वो मेरे लिए वो बनाते हैं फिर अखबार पढ़ते हैं, माँ पहले पढ़ती है अखबार। ये स्ट्रक्चर की बात है, ये इस तरह की कंपटीशन की बात नहीं है कि शहर में और भी बहुत खूबसूरत लड़के हैं, होंगे शहर में बहुत सारे, तो फिर तो ये भी ठीक है कि शहर में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां भी हैं। फिर इस तर्क को आप कैसे लेंगे, इस तर्क को आप कैसे डिनाई करेंगे। तो इस पंक्ति की इसमें जरूरत नहीं है। आज भी है बारिश कितनी रोमांचक, आज भी है संगीत कितना मोहक, प्रेम करने के लिए और भी अच्छी चीजें हैं दुनिया में। ये बारिश, ये संगीत, ये स्टीरियोटाइप राइटिंग भी पेट्रियार्कल होती है। हमेशा ये सबको मिलता नहीं, और बारिश हमेशा रोमांचक और रोमानी नहीं होती है। कई बार बहुत बड़ा सिरदर्द होता है। और मैं यहाँ पे कोई वर्ग संघर्ष के बारे में बात नहीं करने जा रही, लेकिन हम सब समझदार लोग हैं, हम समझते हैं कि जिनको रोमानियत के खाते में डाला गया है कविताओं में, वो सारी चीजें रोमानियत नहीं होती, उन सारी चीजों में रोमांस नहीं होता। पत्नियों को तो हड़ताल के लिए इतवार ही चुनना होगा, उस दिन वो सोई रहें देर तक और उठकर सबसे पहले घर के सामने लगाएं अपनी नेम प्लेट। मुझे लगता है घर के आगे नेम प्लेट लगाना ही नहीं चाहिए। मैं उन्हीं का चुना हुआ नाम, जो ये उन्हीं का चुना हुआ नाम हो जिसे पुकारा जाना सबसे मीठा लगे, और अपने घर में इत्मीनान से पसर कर चाय पिए। इस वाले इतवार पत्नियां पहने अपनी पसंद का रंग, खाएं अपने स्वाद का खाना, टीवी का रिमोट उन्हीं के हाथ, अपनी मर्जी से देखें वो दुनिया। एक तो ये कि टीवी से दुनिया नहीं देखी जाती है, टीवी से ही दुनिया दिखाने की कोशिश हो रही है, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, मैं मानती हूँ कि पूरा पेट्रियार्कल सत्ता का स्ट्रक्चर है, वो वही दिखा रहा है जो वो दिखाना चाहता है। और आप टीवी का रिमोट चैनल बदल के बहुत खुश हैं कि दुनिया आपके हाथ में है। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि दुनिया आपको, ये पूरी पेट्रियार्की आपको कैसे चला रही है, आपको कैसे मार रही है रोज पर। खैर यहाँ भी तक भी कविता झेली जा सकती है, पर आगे सुनिए। हड़ताल वाले दिन सारी कामकाजी औरतें दफ्तर की लॉबी में बैठ ताश खेलें। हड़ताल वाले दिन ताश क्यों खेलेंगे, हम सड़क पे प्लेकार्ड लेके घूमेंगे ना। ताश क्यों खेलना चाहिए, हड़ताल के दिन ताश क्यों खेलनी चाहिए हमें।
ताश खेलना चाहिए, ताश खेलने से या कुछ खेलने से मेरी आपत्ति नहीं है, पर आप ये कैसे जोड़ पा सकती हैं आज इस समय में लिखते हुए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ शाहीन बाग में जाने के नाम पर हजारों लोगों को जेल में भेज दिया गया है, और आप ये इतनी हिम्मत कर सकते हैं लिखने की कि हड़ताल के दिन बैठ के आप ताश खेलें। पेट्रियार्की आपसे यही सब करवाती है। जोर जोर से करे बातें, उनके कहकहों से गूंज उठे दफ्तर, उनकी मौजूदगी से भर जाए हर कोना, उस दिन इन्हीं का कब्जा हो। कब्जा शब्द मेरा आपका नहीं है, हमें कब्जा नहीं करना, कब्जे की हमारी कोई चाहत नहीं है और कहीं भी कब्जा नहीं करना। हम बराबरी के हिमायती लोग हैं। रिसेप्शन, कॉरिडोर, गेस्ट रूम और लिफ्ट पर सारे आदमी सीढ़ियों से चढ़े उतरे, रोज उन्हें घूरने वाली नजरें, जो बचकर निकलने की कोशिश में हो तभी कोई कोकिला गुनगुना उठे। कोकिला गुनगुना उठे मतलब स्त्रियों की आवाज को हमेशा कोयल जैसा मीठा होना ही चाहिए। और क्या गुनगुना उठे? हम हैं मताए कूचा ओ बाजार की तरह, ये लता मंगेशकर का एक पुराना गाना है जो उन्होंने इस्तेमाल किया। उठती है हर निगाह खरीदार की तरह, यूं शर्म से पानी पानी आदमी के जूते भीग जाए। अब यहाँ पे आगे मैं नहीं पढ़ती हूँ, आगे ठीक है कविता, मतलब जो जो आपत्तिजनक है मैं उस पर बात कर रही हूँ। आप क्या सोचते हैं पेट्रियार्की इतनी फ्रेजाइल, इतनी मासूम, इनोसेंट सी चीज है कि आप लता मंगेशकर का एक गाना गाएंगे और वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा? वो तब जब आप कह रहे हैं कि हड़ताल के दिन बैठ के आप ताश खेल रहे हैं ऑफिस में। नहीं टूटता ऐसे ये स्ट्रक्चर। इसके लिए घर से लेके बाहर तक हर बात पे जद्दोजहद करनी पड़ती है, भाषा को लेके जद्दोजहद करनी पड़ती है, उठने बैठने के तरीकों को लेके जद्दोजहद करनी पड़ती है। अगर आप वर्क प्लेस में हैं और आप पुरुष सहकर्मियों के साथ काम करते हैं तो आप जानते हैं कि आप कैसे हर एक चीज पर आपको लड़ना झगड़ना होता, अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होती है, अपनी बात रखनी होती है और उन्हें भी निर्मित करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एक गाना गा देने से वो टूट जाएगा, वो भी गाना ऐसा जो अनुनय के स्वर में हो, विनय के स्वर में हो, उससे चीजें टूटने वाली नहीं है, उससे चीजें नष्ट होने वाली नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। आप मुझसे असहमत हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि इस तरह की कविताएं आपको बहुत दूर तक नहीं ले जाती हैं, आपको एक रूमानियत में छोड़कर फिर और आगे निकल जाती हैं। ये मैं बिल्कुल दावा नहीं करती बोलते समय कि मैं जो सोच रही हूँ समझ रही हूँ वो सही है। मैं भी सीखती ही हूँ रोज बरोज। एक चीज जो मैं देख रही हूँ कि आप जब संरचना का पितृसत्ता का विरोध करते हैं तो जाने अनजाने आप उसकी भाषा को अपनी भाषा में शामिल कर लेते हैं, और वो शामिल करना आपको समझ में नहीं आता कि वो भाषा जो है आपको उसी ढांचे में ले जा रही है, कहीं से विरोध दर्ज नहीं करा रही। जैसे एक किताब में पढ़ रही थी और उसमें लिखा था कि होंगी पसंद आपको हॉरिजॉन्टल औरतें, मुझे तो वर्टिकल खड़ी औरतें पसंद है। ये भाषा जो है, मैं काफी देर तक इस पे सोचती रही। इसके साथ मैं और 2 कविताओं पे भी बात करूंगी, लेकिन मैं पहले यहाँ से अपनी बात शुरू करती हूँ। अब ये हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई औरत, वर्टिकल खड़ी हुई औरत, ये भाषा, इस भाषा से क्या क्या डिराइव क्या हो रहा है, क्या निकल कर सामने आ रहा है? क्या कोई विरोध की आवाज आ रही है? एक माया एंजेलो की एक पंक्ति है, हाँ, अ बर्ड डजंट सिंग बिकॉज इट हैज एन आंसर, इट सिंग्स बिकॉज इट हैज अ सॉन्ग। हमेशा हमें पुरुषों की बात का जवाब देने के लिए नहीं लिखना, नहीं बोलना, हमें अपनी बात कहनी है, क्योंकि हमारे पास अपनी एक दुनिया है, अनुभव संसार है, हमारे सपने हैं, हमारे अपने सपने हैं, हमारी अपनी इच्छाएं हैं। तो जब हमें एक अपनी बात कहनी है तो हम बिल्कुल ये ना करें कि हम दूसरे उनकी भाषा उधार लेके इस तरह की बात करें। और होता क्या है कि जब आप लिख चुके होते हैं, दरअसल मुझे लगता है कि ये एक पोर्नोग्राफिक लैंग्वेज, मैं इसको इस खाते में डालती हूँ। क्यों डालती हूँ मैं, इसके पीछे कारण मुझे समझ में आता है। दरअसल शब्द जो होते हैं वो दृश्य की संरचना करते हैं।
शब्द शब्द तो रह नहीं जाते, आपने बोल दिया और जिसने सुना वो उसको कल्पना में ले जाता है और कल्पना में वो एक दृश्य तैयार होता है। और जब ये चित्र शुरू होने लगता है दर्शक के, श्रोता के मन में, तब कविता पर से या रचना पर से आपका नियंत्रण खत्म हो जाता है और एक सोचने की, देखने की एक सीरीज ऑडियंस की या लिसनर के दिमाग में तैयार होने लगती है। आपका नियंत्रण तब उस पर नहीं रह जाता कि आप क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और ये सीरीज फिर कहाँ पहुंचेगा इस पे मेरा आपका कोई हाथ नहीं रहता और ये हमारे इख्तियार से बाहर की चीज हो जाती है। फिर क्या होता है कि एक सवाल यहाँ से उठता है स्टूडेंट्स का भी और हम लोगों के बीच का भी कि क्या किया जाए। मान लीजिए प्रेम दिखाना है और दैहिक प्रेम दिखाना है, ठीक है ना। तो अगर दैहिक प्रेम दिखाना है तो क्या करें, पुरानी फिल्मों की तरह दो गुलाबों को जुड़ते हुए दिखाएं या एक डाली पे दो पंछी को बिठा के चोंच में चोंच मिलाते हुए दिखाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं कहा जा रहा। आपकी नीयत और आपकी समझ वो भाषा तैयार करती है जो प्रेम का पूरा संसार रच देती है और वो संसार आपको छू कर गुजरता है। और मेरे पास इसके लिए एक बहुत बहुत प्यारा, बहुत अच्छा उदाहरण है और वो मैं अपने लिसनर से, मतलब मेरी गुजारिश है कि आप सब वो नॉवल पढ़िए। नॉवल है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसका हिंदी में अनुवाद हुआ है मामूली चीजों का देवता, नीला ने किया है अनुवाद। आप उसे जरूर पढ़िए। उसमें एक कैरेक्टर है अम्मू। अम्मू शादीशुदा हैं, उनके 2 बच्चे हैं, पति से अलगाव हो गया है, गांव अपने घर रहने आती हैं और वहाँ एक दलित लड़के से उन्हें प्यार होता है। वेलुता लड़का उनके बच्चों को भी बहुत प्यार करता है, बहुत हिला मिला है। और आप मानिए कि उसमें 3-4 पेज 2-3 बार उनके प्रेम प्रसंग पर अरुंधति ने लिखे और इतनी खूबसूरती से रचे वो पेज, इतनी सुंदरता से कि जब आप उन्हें पढ़ते हैं तो आप सच में दैहिक कामना में बहने लग जाते हैं। और जो कि कहीं से गलत नहीं है, कहीं से अश्लील नहीं है, साहित्य में कुछ अश्लील नहीं होता, लेकिन आप उस दैहिक कामना को कभी भी पोर्नोग्राफिक तरीके से ना देख सकते हैं ना समझ सकते हैं, क्योंकि वो इतनी खूबसूरती से रचे गए। ये बहुत जरूरी है कि बहुत संभल कर, बहुत सोच कर और बहुत नेक नियति से इन चीजों को किया जाए। मुझे नहीं लगता कि आप कुछ भी लिख देंगे ये सोच के कि क्यों नहीं लिख सकते। नहीं, लिख सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं, लेकिन लिखने के तरीके पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। और मेरे पास कुछ बहुत खूबसूरत कविताएं भी हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको पढ़ना चाहती हूँ, एक चीज आपसे शेयर करना चाहती हूँ इसी संदर्भ में, जो मैं भाषा पर बात कर रही हूँ ना, कि जब आप लिख रहे होते हैं तो आप कैसे पेट्रियार्की के झांसे में आ जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। ब्रेस्ट कैंसर पर अनामिका की एक कविता है। कविता बहुत अच्छी मुझे नहीं लगी, आपको लग सकती है। मैं जिस पर मुझे आपत्ति है मैं उसको बस दर्ज कर दे रही हूँ। कविता शुरू कहाँ से होती है? दुनिया की सारी स्मृतियों को दूध पिलाया मैंने, हाँ बहा दी दूध की नदियां, तब जाकर मेरे इन उन्नत पहाड़ों की गहरी गुफाओं में जाने लगे। ये एक तो ये कि 1920 में लिख रहे थे मैथिली शरण गुप्त, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ठीक है। और 2015 में लिखा जा रहा है कि दुनिया की सारी स्मृतियों को दूध पिलाया मैंने। सृजन के, देने के और बहुत सारे शेड्स हो सकते हैं। बार बार दूध पिलाने वाला ही फ्रेज स्त्रियों के संदर्भ में क्यों इस्तेमाल किया जाए? इसके पीछे क्या है? और क्यों दूध पिलाने को इतना ग्लोरीफाई किया जाए? जाके ग्रामीण भारत में देखिए, छातियों में दूध नहीं उतरता है। खास तौर से इस लॉकडाउन में आपने बहुत सारी महिलाओं का ये दर्द देखा होगा, जब वो रो रो के कहती हैं कि बच्चा हो चुका है और कुछ खाया नहीं है 3 दिन से और बच्चा भूख से रो रहा है। क्यों इतना ग्लोरीफाई करना है कि हमने सारी सृष्टि को दूध पिलाया है? दूसरी, उन्नत पहाड़ों की, पहाड़, एक तो वृक्ष को पहाड़ करना इतना भयानक किस्म का पेट्रियार्कल है। ये आप सोच सकते हैं स्त्री की यौनिकता के लिए क्या क्या शब्द नहीं गढ़े गए हैं। मतलब अगर कोई ऐसी स्त्री हो जिसके पास ये पहाड़ न हो या कम पहाड़ हो तो उसका जीवन व्यर्थ होगा ना। मैं बहुत क्रूड शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन और कैसे इसको मैं डिफाइन करूँ?
पीन पयोधर कह कह के पूरा मिडीवियल जो पीरियड है स्त्रियों को इसी खांचे में डालता रहा, कमर ऐसी पतली हो, वक्ष ऐसे हो, चोटी ऐसी हो। तो अब क्या हमें इसे बाहर नहीं निकलना चाहिए? क्या अभी तक हम उन्नत पहाड़ ही लिखते रहेंगे वक्ष के लिए? एक सिंपल सा देह का ढांचा है, उसको देह के ढांचे को देह के ढांचे की तरह क्यों नहीं हम ले सकते? क्यों नहीं उसका वर्णन वैसे ही कर सकते? ये और लंबी कविता है ये, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन मुझे जो दो चीजें कहनी थी वो ये है। एक ब्रेस्ट कैंसर पे ही पवन करण की कविता है, वो और भी जरा ज्यादा आपत्तिजनक है। और इसकी शुरुआत ऐसे होती, इच्छा होती तब वह उनके बीच धसा लेता अपना सिर। एक ये पेट्रियार्की का एक बड़ा वो है, बड़ा जाना पहचाना चेहरा है कि पुरुष जब चाहे बच्चा बन जाता है, बेचारा रोता पीटता था और हमसे पनाह मांगने लग जाता है। जब किसी मुश्किल में आता है तो उसको बच्चा बनने की बड़ी सुविधा होती है। तो यहीं से शुरू होता है ये, वो शुरू होती है कविता, इच्छा होती है तब वो उनके बीच धसा लेता अपना सिर, और जब भरा हुआ होता तो उनमें छुपा लेता अपना मुंह, कर देता उसे अपने आंसुओं से तर। वह उससे कहता, तुम यूं ही बैठी रहो सामने, मैं इन्हें जी भर के देखना चाहता हूँ। और तब तक उन पर आंखें गड़ाए रहता। आंखें गड़ाए रहना एक अश्लील सा मुहावरा है, जब तक वह उठकर भाग नहीं जाती उसके सामने से। पूरा स्ट्रक्चर इतना पेट्रियार्कल है। प्रियतम मुझे घूर रहा है और मैं शर्मा रही हूँ। ये मतलब किस दुनिया में हम रहते हैं, ये मेरी समझ से परे है। या लजा कर अपने हाथों में छुपा लेती हूँ उन्हें। अंतरंग क्षणों में उन दोनों को, ये ऐसे फिल्मी दृश्य आपने कई देखे होंगे, अंतरंग क्षणों में उन दोनों को हाथों में थाम कर वह उससे कहता, ये दोनों तुम्हारे पास अमानत है मेरी। घोर पेट्रियार्की। मेरा शरीर किसी और की अमानत है, उसका कब्जा है उस पर। मेरी खुशियां, इन्हें संभाल कर रखना। वह उन दोनों को कभी शहद के छत्ते और कभी दशहरी आमों की जोड़ी करता है। इस बात से तो मैंने कहा था ना कि खाने के सारे स्वाद स्त्री के देह में मिलते हैं। पता नहीं देह के साथ स्वाद कैसे जुड़ा हुआ है। उनके बारे में अब यहाँ पे आप शहद के छत्ते कहिए ब्रेस्ट को, और दशहरी आमों की जोड़ी भी कह लीजिए। उनके बारे में उनकी बातें सुन सुनकर बौर आई। वह जब भी खड़ी होकर आगे आईने के इन्हें देखती, अपलक तो झूम उठती। ये भी पेट्रियार्कल है कि हम हमेशा खुद को दूसरे की नजर से देखते हैं। अगर कोई मुझे सुंदर कहता है या कोई किसी स्त्री को सुंदर कहता है तो वो खुद को सुंदर मानती है, नहीं तो और तो कोई कारण ही नहीं है कि खुद को सुंदर माने वो। वह कई दफे सोचती, इन दोनों को एक साथ उसके मुंह में भर दे और मूंद ले अपनी आंखें। वह जब भी घर से निकलती इन दोनों पर डाल ही लेती अपनी निगाह। ऐसा करते हुए हमेशा उसे कॉलेज में पढ़े बिहारी याद आते। बिहारी हिंदी में एक रीतिकालीन कवि है जिन्होंने स्त्रियों की सुंदरता पे बहुत लिखा है। उस वक्त उस पर इनके बारे में सुने गए का नशा हो जाता दोगुना। वह उसे कई दफे सबके बीच भी उनकी तरफ कनखियों से देखता पकड़ लेती। वह शरारती पूछ भी लेता, सब ठीक तो है? वह कहती, हाँ जी हाँ, घर पहुंचकर जांच लेना। ये सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल है। आप पूरे स्ट्रक्चर को समझिए। वो प्रेमी प्रेमिका के पति पत्नी बाहर हैं और वो कनखियों से कभी कभी खुद के वक्ष को देख लेती है, पति भी देख लेता है। पति पूछता है सब ठीक है, और वो क्या जवाब देती है पत्नी, कैसे आप स्त्रियों को पेट्रियार्की में उलझाते हैं ना, सुंदर शब्दावली में उलझाते हैं और मानते हैं कि हम जब आपकी प्रशंसा कर रहे होते हैं तो आपको बिल्कुल हमारे सामने बिछ जाना चाहिए, बिल्कुल आपको एकदम सरेंडर कर देना चाहिए क्योंकि हम आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो कहती है कि वह शरारती भी पूछ लेता सब ठीक तो है? वह कहती, हाँ जी हाँ, घर पहुंचकर जांच लेना। आप सोचेंगे कि मैं शायद बहुत ज्यादा बारीकी से चीजों को जानबूझकर बोल रही हूँ, लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़ें और देखिए। स्त्री बाहर निकल रही है, बाहर निकलना खतरा है, स्त्रियों के बाहर निकलने में बड़ी दिक्कतें हैं, ये पेट्रियार्की की एक समझ है। और बाहर निकलती हो तो सुरक्षित वापस आ जाओ। और सुरक्षा क्या है? सुरक्षा तुम्हारी देह की सुरक्षा है, तुम्हारा मन कहीं और न जाए, तुम बिल्कुल वन पीस वापस आओ। तो फिर वो कहती हैं पेट्रियार्की को या पितृसत्ता की इस बात को सेकंड करती हुई कहती है, घर पहुंच के जांच लेना, सब ठीक है। मतलब
मेरी चुनरी में कोई दाग नहीं लगा है ना। तो वो जांचना तुम्हारा काम है, और मैं जांचवा रही हूँ बहुत खुश होकर कि आगे भी कविता अजीब सी है, लेकिन ये पूरी कविता मैं पढ़ दे रही हूँ। घर पहुंचकर जांच लेना मगर रोग, ये ब्रेस्ट कैंसर पे है दोनों कविताएं जो मैंने भी पढ़ी। ऐसा घुसा उसके भीतर कि उनमें से एक को लेकर ही हटा दे से कोई उपाय भी न था सिवा इसके, उपचार ने उदास होते हुए समझाया। अब वो इस एक बचे हुए के बारे में कुछ नहीं कहता उससे। ये कितना त्रासद है ना, जब तक हम सुंदर हैं, जब तक युवा हैं, जब तक आपके पैमानों पर सुंदर हैं, तब तो आप पता नहीं कितनी कविताएं लिखेंगे, बिहारी को पढ़ेंगे और जाने क्या करेंगे। और एक कैंसर से अगर एक ब्रेस्ट चला जाता है तो अब एक बचे हुए ब्रेस्ट से आप कुछ नहीं कहते। वह उसकी तरफ देखता है और रह जाता है कसमसा कर, मगर उसे हर समय महसूस होता है उसकी देह पर घूमते हुए उसके हाथ क्या ढूंढ रहे हैं कि इस वक्त वे उसके मन से भी अधिक मायूस हैं। मतलब ये सीधे सीधे देह की उपस्थिति को सर्वोपरि मानने की कविता है। मन से भी ज्यादा हाथ ढूंढते हैं वक्ष को, और वो वहां नहीं है क्योंकि वो एक बीमारी से जा चुका है और हाथ बहुत मायूस हैं बेचारे। उस खो चुके के बारे में भले ही एक दूसरे से न कहते हुए कुछ, मगर वह विवश जानती है उस देह से उस एक के हट जाने से कितना कुछ हट गया उनके बीच से। एक स्त्री की पीड़ा, ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी की पीड़ा कहीं कविता में नहीं है। सिर्फ इस बात का दुख है कि पुरुष को जो मिलना चाहिए था वो बीमारी में। और जो अनामिका की कविता है वो भी इसी तरह से खत्म होती है। दुनिया की सारी स्मृतियों को दूध पिलाया मैंने, हाँ बहा दी दूध की नदियां, तब जाकर लगे जाले मेरे उन्नत पहाड़ों, गहरी गुफाओं में लगे तो लगे उससे क्या, दूधो नहाओ और पूतो फले मेरी स्मृतियां। यहाँ पर ये कविता चूंकि एक स्त्री लिख रही है तो उसकी कविता में एक चेंज आपको दिखेगा कि वो कहती है कि ठीक है जाले लग गए तो लग गए, क्या हुआ, मेरी स्मृतियां तो जिंदा हैं उसके साथ। ये एक फर्क आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ये कुछ कविताएं हैं। और एक चीज जो मैं कहना चाह रही थी कि वो मैं चूंकि हिंदी में पढ़ती लिखती हूँ, मुझे दूसरी भाषाओं का तो बहुत ज्ञान नहीं, पर मुझे लगता है कि ये कविता को समझने के टूल हो सकते हैं। और आप सब लोग अपनी अपनी भाषा में कविता को ऐसे जांच सकते हैं कि क्या कविता का स्ट्रक्चर पैट्रियार्कल है। लेकिन साथ ही साथ ऐसी बेहद खूबसूरत कविताएं हैं जो बिल्कुल पैट्रियार्कल नहीं है। जैसे मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप ढूंढ के कुमार अंबुज की कविता पढ़िए, विवाहोपरांत बहनें। राखी पर अभी राखी जा चुकी है और खूब भाई बहन का प्यार दिखाया गया फेसबुक से लेके हर जगह, लेकिन वो वहां जरूरी सवाल उठाते हैं कि बहनें आती हैं दुखी परेशान क्योंकि इस घर में कोई हिस्सा नहीं है, जायदाद में कोई हिस्सा नहीं। आप लोग जरूर पढ़िएगा। और एक और कविता की मैं जरूर आपको जरूर मैं कहूंगी पढ़ने के लिए, और वो है, ये सोमालिया के कवित्री हैं वाटसन शायर, और इनकी कविता मैंने राजेश चंद्र जी ने इसका अनुवाद किया है और बहुत अच्छा अनुवाद किया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि ये कविता भी आप लोग जरूर पढ़िए। बस उनकी एक छोटी सी कविता मैं पढ़ देती हूँ ताकि आपको उनका एक रंग समझ में आ जाए कि कविताएं ऐसे भी लिखी जा सकती हैं। यह मेरी जिम्मेदारी नहीं कि खूबसूरत लगूं मैं नहीं जीती इस मकसद के लिए, मेरी हस्ती का यह मतलब कतई नहीं है कि तुम्हारे लिए कितनी काम में हूं मैं, तुम मेरी कितनी कामना करो ये जरूरी नहीं है। तो ऐसी उनकी बहुत बहुत प्यारी कुछ कविताएं हैं, और कुमार अंबुज की भी, और ऐसी बहुत सारी ढेर सारी कविताएं हिंदी में भी हैं। लेकिन बस मैं उन टूल्स पे बात करना चाह रही थी जो टूल्स एक कविता को जाने अनजाने, सचेतन तौर पे नहीं भी तो अचेतन तौर पर पैट्रियार्की के सांचे में डाल देते हैं, उसके ढांचे में बद्ध कर देते हैं, और उस कविता का फिर एक असर जो होना चाहिए। एक कविता का उदाहरण देके मैं बंद करूंगी ये बात। नागार्जुन की एक बड़ी प्यारी कविता है जो अपने गांव को याद करते हुए कहते हैं, मिथिला को याद करते हैं और उसे याद करते हुए बोलते हैं। उसमें एक पंक्ति है, वो अपनी पत्नी को याद करते हुए कहते हैं, याद आता है मुझे तुम्हारा वह सिंदूर तिलकित भाल, मतलब सिंदूर का टीका लगाए हुए तुम्हारा माथा मुझे याद आता है। ये कविता बहुत प्यारी कविताओं में, बाकी कविता में उसमें कोई दिक्कत नहीं है वो, लेकिन क्या होता था जब मैं इसे क्लास में पढ़ाती थी तो पढ़ाने के साथ साथ मुझे ये एहसास बना रहता था कि सिंदूर लगाना हम लोगों ने छोड़ा है, जानबूझ के छोड़ा है कि सिंदूर नहीं लगाएंगे, या कोई भी सुहाग का स्मृति कोई भी चिन्ह हम धारण नहीं करेंगे। अब
जब मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, मेरे सामने 60 बच्चियां बैठी हुई हैं और मैं बड़ी हुलस के बहुत खुश होके पढ़ाती हूँ कि वो देखो अपनी पत्नी के लिए कितनी अच्छी कविता लिख रहे हैं, और लिख रहे हैं कि तुम्हारा मुझे सिंदूर का तिलक किया हुआ माथा याद आता है। इस पंक्ति में मुझे दो चीजें एक तो गड़बड़ लगती थी। एक तो सिंदूर को लेके जो आसक्ति है उत्तर भारतीयों में, खासतौर से जो पूरे भारत में अब एक संक्रामक रोग की तरह फैल रही है, वो आप कहीं ना कहीं डिपिक्ट कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से। और दूसरा, तिलक शब्द जो है वो तिलक शब्द पेट्रियार्कल शब्द है, जीत का है, विजय का है, किसी चीज पे कब्जा करने का शब्द है तिलक शब्द। और तिलक शब्द जब आप ये कहते हैं तो आपकी क्लास में बहुत सारे दलित बच्चे हैं, लड़कियां हैं, आदिवासी हैं, साउथ नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं। अब कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं कि इसको कैसे डिफाइन करें, कैसे कहें कि ये पंक्तियां अच्छी हैं। और किसी को अपनी पत्नी का सिंदूर तिलकित भाल याद आता रहना चाहिए। तो ये सारी दिक्कतें हमारे पढ़ने पढ़ाने में बनी हुई हैं। अब मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात जितनी मेरी समझ थी उस हिसाब से कह दी है। आपने मुझे सुना, समय दिया, धन्यवाद। मेरा दिल कर रहा था सपना जी कि आप बोलती रही और हम ऐसे ही सुनते रहे, क्योंकि सच में कविता को ऐसे ही बहुत सेंसिटिविटी से और बहुत एक गहनता से जैसे पढ़ा जाना चाहिए। और मैं ये भी सोच रही थी कि हमारे यहाँ जितना क्रिटिसिज्म लिखा जाता है जी। और उसमें जितनी जल्दी मची रहती है लिखने की, किताब आ गई है, आपने किताब पे लिखना है, वो एक प्रोफेशन बन गया है। कौन एक एक शब्द के पास रुकता है, कौन एक एक शब्द के पास रुकता है और उसके बारे में सोचता है कि इसका क्या मीनिंग बनता है। इतना समय किसके पास है कि एक एक शब्द के पास रुके हम एक किताब के बारे में जब लिखते हैं। हाँ, एक चीज बोलना भूल गई, और बोलना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि जैसा आपने मुझे कई बार बताया कि पंजाब के लोगों ने बहुत पढ़ा रोज वाली स्त्री को, मैंने छुट्टी चाहिए। तो एक चीज मैं बताना आपको भूल गई, जो कि मुझे कहना चाहिए था। अभी एक कहानी आई है हंस में 2-3 महीने पहले, और वो पंजाब की पृष्ठभूमि पर है। उसमें पंजाब की कई गाने हैं और इस तरह से पंजाब की पृष्ठभूमि पे माना गया है उसको। मुझे तो खैर लगता है कि उसमें सिर्फ पंजाबी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। पंजाब की पृष्ठभूमि अलग चीज है और किसी चीज का इस्तेमाल अलग चीज है, ये बारीक बात। तो वो कहानी है, एक रूपा सिंह की कहानी है, सुखा दी कटोरी और दुखा दा छल्ला, ऐसे करके है। आप लोग पढ़िए उस कहानी को। और उसकी आपकी बात से मुझे ये याद आया, आप जो कह रही हैं इतनी हड़बड़ी मची हुई है प्रसिद्ध होने की, छा जाने की, लाइक्स की, इतनी हड़बड़ी है। आप मानेंगी नहीं, उस कहानी को एक सुर से सराहा गया। तो जब कहानी की इतनी सराहना हुई कि विभाजन की कहानी है और क्या क्या, तो मैंने उसे पढ़ा और आपको मैं विश्वास दिलाऊं कि मेरी नजर में वो घोर पेट्रियार्कल कहानी है। घोर संरचना को यथास्थिति की तरह बनाए रखती है, कोई विरोध नहीं, कोई एक आवाज तक नहीं कहानी में। विरोध तो छोड़ दीजिए, जो स्थिति है, जो पेट्रियार्की है, उसके खिलाफ एक छोटा सा सवाल भी नहीं कहानी में। जबकि आप विभाजन पे उर्वशी बुटालिया को पढ़ लीजिए, आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन आप चल रहा है। मैंने पिछले दिनों इसी इश्यू पे कात्यानी की एक कविता शेयर की थी, जिसमें वो कहती है कि कभी कभी एडिटर की मांग पे कविता लिखने और सुपारी लेने में कोई फर्क नहीं होता। तो हम जब एडिटर की मांग पे कविता लिखेंगे या एडिटर की मांग पे इवन क्रिटिसिज्म लिखेंगे, आपको किताब भेजिए, हफ्ते में आपने उसका फोकस लिख के भेजना है, आलोचना करके भेजनी है, तो उसमें ये सब कुछ फिर बना रहता है, क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है, आप उसमें शामिल नहीं है, आप खुद को नहीं खोज पा रहे हैं उसमें से। तो सवाल मेरे मन में कोई नहीं, मैंने आपसे बहुत सीखा, और साहित्य को, कविता को ऐसे ही पढ़ा जाना चाहिए। तो मैं इन सब की तरफ से भी और असुविधा की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो सभी दोस्तों का भी बहुत धन्यवाद जो हमें सुन रहे थे, सपना जी को सुन रहे थे। शुक्रिया।